हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव हब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्य अध्ययन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक संपूर्ण राज व्यवस्था यानी पॉलिटी के बारे में। ये आपकी वन लाइनर होगी जो आपकी महेश कुमार वर्णवाल की बुक आती है एनसीईआरटी सार संग्रह से। ये आपका पार्ट 2 है। इसके पहले हमने इसके पार्ट 1 अपलोड करके रखा है, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो हमारे चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। यहाँ पे आपको करवाई जाएगी सभी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी, फिर चाहे वो आपका एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने इसके पहले के वीडियो में संविधान की अनुसूचियां, भाग, ये सारे चीज पढ़े थे। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं उद्देशिका यानी प्रेम्बल की, जहाँ से कि आपकी संविधान की मेन शुरुआत होती है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना है क्या। तो यह है आपका, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 में मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये था हमारा प्रस्तावना। अब बात करते हैं इसके बारे में और भी चीजों के। तो आपसे बोल रहा है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो था 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। सेकेंड है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो संविधान की प्रस्तावना जो है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। फिर कह रहा है यहाँ पे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। तो आपके क्वेश्चंस यहाँ से होते हैं कि प्रस्तावना में 4 ऑप्शंस रहते हैं, इसमें से कौन सा शब्द नहीं घोषित किया गया है इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको शब्द दिख रहा है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। फिर है आपका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस बात में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि कौन सा यहाँ पे केस हुआ था, कौन सा वाद हुआ था जिसमें कहा गया था कि संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन होता है, किया जा सकता है और यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। तो केशवानंद भारतीवाद 1973। अब इसमें इसके प्रति बहुत सारे लोगों ने अलग-अलग विचार दिए, तो चलिए उस विचार को जानते हैं। तो उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालिकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा। उसी तरीके से अनुच्छेद 32 जो है, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा। अगर बात करें कि उद्देशिका को किसने संविधान की आत्मा कहा, तो ठाकुरदास भार्गव ने, जबकि भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा बताया। फिर कह रहा है सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को कहा सर अर्नेस्ट बार्कर ने और उद्देशिका को संविधान का परिचय पत्र कहा N.A. पालकीवाला ने। अब मैं आपको बता दूं, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो मामला हुआ था, उसमें न्यायमूर्ति M. हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा था। अब बात कर लेते हैं और भी चीजों के। तो भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है। तो पंथ निरपेक्ष शब्द जो भारत के संविधान में आता है उसका सही भाव है भारत में राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं है। फिर कह रहा है उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है। तो 1917 की रूसी क्रांति से। फिर है आपका यहाँ पे उच्चतम न्यायालय ने किस बात में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। उच्चतम न्यायालय ने कौन से बात में यह कहा कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। तो एस आर बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में। फिर कह रहा है सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत
क्या कहलाता है? तो यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यानी सार्वभौमिकता का सिद्धांत। फिर कह रहा है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि यह संविधान की प्रस्तावना कहाँ से आरंभ होती है? तो यह है जो है हम भारत के लोग शब्दों से आरंभ होती है, इसलिए भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। फिर कह रहा है लोक कल्याण शब्द भारत के किसमें नहीं है? तो संविधान की उद्देशिका में नहीं है, जबकि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है लोक कल्याण। फिर कह रहा है किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इस उद्देशिका में संशोधन किया गया था। फिर कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनका विस्तार कहाँ है? तो संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसका विस्तार मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य के अध्याय में है। फिर कह रहा है राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो संप्रभुता। फिर कह रहा है समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया था? तो समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है संविधान के 42वें संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधित कर सम्मिलित किया गया। फिर कह रहा है उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की? तो के एम मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा प्रदान की। फिर कह रहा है प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस बाद में व्यक्त किया था? तो जब बेरूबारी संघ का मामला हुआ 1960 में उसने उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। फिर कह रहा है संविधान निर्माण जो हुआ उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो थे संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार उन्होंने क्या कहा? तो संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह उन्होंने कहा। ने अब बात कर लेते हैं अब इसके अनुच्छेदों के बारे में। संघ एवं राज्य क्षेत्र जो कि भाग 1 में है उसके बारे में जान लेते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 1 का 3 कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में कौन-कौन से क्षेत्र शामिल होंगे? तो राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएँ, ये सारे भारत के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। फिर कह रहा है भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार जो है संसद को प्राप्त है। फिर कह रहा है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या होगा? तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। फिर कह रहा है भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? तो भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी शामिल है। फिर कह रहा है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? तो कुल 20 सीटें आरक्षित है। फिर कह रहा है 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? तो यह किया गया 31 अक्टूबर 2019 को। फिर कह रहा है संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद जान लेते थे। तो अनुच्छेद 1 में है संघ के क्षेत्र का नाम, अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार, अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन, जबकि अनुच्छेद 4 जो है उसमें अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक, अनुषंगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। अब बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की। तो नए राज्य की गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो यह संसद को प्राप्त है। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो फजल अली आयोग का गठन 1953 में किया गया। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो आंध्र प्रदेश का। फिर कह रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए? तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए थे 1 नवंबर 1956 को। फिर कह रहा है सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बना था? तो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में सिक्किम भारत का एक अभिन्न राज्य बना। फिर कह रहे हैं भारत में केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। फिर यहाँ पे आपका जूनागढ़ जो रियासत था, इसको जनमत के आधार पर तथा हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। जबकि जम्मू कश्मीर रियासत के शासक हरि सिंह ने पाकिस्तानी सेना एवं कबालियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया गया था। अब बात कर लेते हैं पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो असम को 1969 में, हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मेघालय को 1972 में, सिक्किम को 1975-76 में दिया गया, अरुणाचल प्रदेश को 1986-87 में, नागालैंड को 1969 में, मणिपुर को 1972 में, त्रिपुरा 1972, मिजोरम 1986 से 87 में।
अब बात कर लेते हैं कुछ क्षेत्रीय परिषद यानी जोनल काउंसिल्स को। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में नई दिल्ली आता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है, और इसमें जो सम्मिलित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र है वह है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़। जबकि केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद में प्रयागराज इसका मुख्यालय है, जिसमें है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय कोलकाता है, उसके अंतर्गत आता है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और सिक्किम। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय मुंबई है, उसमें आता है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली तथा दमन व दीव। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में चेन्नई आता है, इसका मुख्यालय चेन्नई है, इसमें आते हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और तेलंगाना। आपको मैं बता दूं, दिसंबर 1953 की बात है, इसमें फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्आयोग का गठन किया गया था। अब बात कर लेते हैं भारत के 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, और इसकी राजधानी, भाषा, जिला इसमें कितने हैं, क्षेत्रफल, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो राजस्थान जो है उसकी राजधानी है जयपुर, इसमें हिंदी भाषा बोली जाती है और इसमें कुल 33 जिले हैं। इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41 है। इसके बाद आती है मध्य प्रदेश की बारी, जिसकी राजधानी है भोपाल और यहाँ भी हिंदी भाषा ही बोली जाती है। इसमें कुल 52 जिले हैं और इसका क्षेत्रफल है 3,08,245, और यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.37% है। तो अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल आपका कहाँ पे आ गया, तो राजस्थान में, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, यहाँ पे मराठी भाषा बोलते हैं। इसमें कुल जिलों की संख्या है 36, और यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.36 है। जबकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, यहाँ पे 2 भाषाएं बोली जाती है, हिंदी और उर्दू, और इसमें जिलों की संख्या है 75, और यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.18% है। गुजरात की बात करें तो यहाँ की राजधानी है गांधीनगर, यहाँ पे गुजराती भाषा बोली जाती है। इसमें कुल जिला है 33, क्षेत्रफल है 5.96 भारत के कुल क्षेत्रफल का। कर्नाटक जहाँ की राजधानी बंगलुरु और यहाँ पे भाषा बोली जाती है कन्नड़, यहाँ पे कुल 31 जिले हैं। आंध्र प्रदेश में की राजधानी है हैदराबाद, यहाँ पे भाषा बोली जाती है तेलुगु, यहाँ पे कुल 26 जिले हैं। ओडिशा जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर, यहाँ पे ओडिया भाषा बोली जाती है, यहाँ पे कुल 30 जिले हैं। छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर, यहाँ पे हिंदी भाषा बोली जाती है, कुल 32 जिले हैं। उसी तरीके से तमिलनाडु राजधानी चेन्नई, यहाँ पे तमिल भाषा बोली जाती है और यहाँ पे कुल 38 जिले हैं। तमिलनाडु की तरह बिहार में भी कुल 38 जिले हैं, यहाँ की राजधानी है पटना और यहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है। पश्चिम बंगाल में बांग्ला भाषा बोली जाती है, कुल 23 जिले हैं। अरुणाचल प्रदेश में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है और यहाँ पे 25 जिले हैं। झारखंड में हिंदी और यहाँ पे कुल 24 जिले हैं। आसाम में असमिया भाषा और कुल 34 जिले हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, धर्मशाला, यहाँ पे हिंदी बोली जाती है, कुल 12 जिले हैं। उत्तराखंड राजधानी देहरादून या गैरसैंण, यहाँ पे हिंदी संस्कृत बोली जाती है, कुल 13 जिले हैं। पंजाब राजधानी चंडीगढ़, पंजाबी भाषा 23 जिले। हरियाणा राजधानी चंडीगढ़, हिंदी भाषा 22 जिले। केरल राजधानी तिरुवनंतपुरम, मलयालम भाषा 14 जिले। उसी तरीके से मेघालय राजधानी शिलोंग, गारो भाषा 12 जिले। मणिपुर राजधानी इम्फाल, मणिपुरी 16 जिले। मिजोरम राजधानी आइजोल, मिजो 11 जिले। नागालैंड राजधानी कोहिमा, अंग्रेजी 11 जिले। त्रिपुरा अगरतला, बांग्ला भाषा बोली जाती है, कुल 8 जिले हैं। सिक्किम में जहाँ की राजधानी है गंगटोक, यहाँ पे नेपाली भाषा बोली जाती है, कुल 4 जिले हैं। गोवा जहाँ की राजधानी है पणजी, यहाँ पे कोंकणी भाषा बोली जाती है और कुल 2 जिले हैं। तेलंगाना जहाँ की राजधानी है हैदराबाद, यहाँ पे तेलुगु और उर्दू बोली जाती है, कुल 33 जिले हैं। अब बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश की। तो केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान और निकोबार है, जहाँ की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, यहाँ पे कुल 3 जिले हैं। जबकि चंडीगढ़ जहाँ की राजधानी है चंडीगढ़, यहाँ पे कुल 1 जिले ही हैं। और यह जो है इसके साथ साथ दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप, इसकी राजधानी है दमन, यहाँ पे भी 3 जिले हैं। 603 वर्ग किलोमीटर का है। दिल्ली राजधानी नई दिल्ली, यहाँ पे 11 जिले, 1483 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा लक्षद्वीप जहाँ की राजधानी कवरत्ती, 1 जिला और 32 वर्ग किलोमीटर। पुडुचेरी राजधानी पुडुचेरी, 4 जिला, 492 वर्ग किलोमीटर। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर, श्रीनगर या जम्मू, 22 जिले, 54,624 किलोमीटर।
लद्दाख, लेह 2 जिला और 1,68,055 वर्ग किलोमीटर। अब बात करें भारत का सबसे बड़ा जिला, जो कि कच्छ है, गुजरात में पड़ता है, 45,652 वर्ग किलोमीटर का है, जबकि सबसे छोटा जिला है माहे, जो कि पुडुचेरी में पड़ता है, कुल 9 वर्ग किलोमीटर का है। अब बात कर लेते हैं भारतीय संविधान के भाग के बारे में। अब कह रहा है भारतीय नागरिकता, यहाँ पे भारतीय नागरिकता के बारे में हम पढ़ेंगे। तो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 यहाँ पे हमारी अर्हता प्राप्त होती है, जिसमें हमें जन्म से भारतीय नागरिकता आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तो आपका जन्म भारत में होना चाहिए या फिर आपके वंशाधिकार होना चाहिए। पंजीकरण आप यहाँ का करवा सकते हैं, देशीयकरण करा सकते हैं भूमि के अर्जन द्वारा। ये कुल 5 तरीके हैं यहाँ से कि हम भारत की नागरिकता आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर कह रहा है भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्राप्त करता है। तो यह एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप प्रदान करता है। फिर कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता को सिद्धांत को अपनाया है। भारत में जहां एकल नागरिकता है, वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। फिर कह रहा है नागरिक संशोधन अधिनियम जो हुआ 2019 में, उसमें किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान किया गया। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को। फिर कह रहा है भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है। तो अगर वह परित्याग कर दे, पर्यावसान कर दे, वंचना कर दे। फिर कह रहा है भारत से बाहर लगातार कितने वर्ष तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दिया जाता है। तो अगर 7 वर्ष आप लगातार भारत से बाहर रहते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। फिर कह रहा है प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है। तो 2 वर्षों पर मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। फिर कह रहा है नागरिकता से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो अनुच्छेद 5, इसमें है संविधान लागू होने के समय नागरिकता। अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 8 कहता है भारतीय मूल के उन लोगों के नागरिकता का अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। अनुच्छेद 9 जो है उसमें बताते हैं जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है, उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाती है। उसी तरीके से अनुच्छेद 10 बताता है नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता। फिर अनुच्छेद 11 है संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन करना। अब एक यहाँ पे समिति बनी थी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, यह किससे संबंधित है। तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति जो है दोहरी नागरिकता से संबंधित थी। फिर कह रहा है किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंक में अगर धन जमा कर दे तो क्या वह भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो नहीं, उसे भारतीय नागरिकता नहीं मिलती है। अगर आप यहाँ पे नागरिकता पहले से है तब बात अलग है, लेकिन अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि भारतीय बैंक में हम धन जमा कर ले और हमें भारत की नागरिकता मिल जाएगी, तो यह नहीं होता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो ब्रिटेन से। फिर कह रहा है भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है क्या। तो अगर पीआईओ का है यानी भारतीय मूल का व्यक्ति का कार्ड धारक है, वह भारत में कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है। अब हम जानते हैं एनआरआई यानी अप्रवासी भारतीय, भारतीय मूल के व्यक्ति और विदेशी भारतीय नागरिक, इन सब में क्या-क्या बातें होती हैं। तो सबसे पहले इन सभी की परिभाषा जानते हैं। तो एनआरआई जो होते हैं, वो भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के निवास करते हैं, भारतीय पासपोर्ट धारक है, उसे अप्रवासी भारतीय कहते हैं। जबकि स्वयं व्यक्ति या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है, वह वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है, जिसका पासपोर्ट धारक है, उसे भारतीय मूल के व्यक्ति कहते हैं। जबकि एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो, उसे विदेशी भारतीय नागरिक कहते हैं। अब अगर हम इसके नागरिकता की अर्हता की बात करते हैं तो एनआरआई को हम भारतीय नागरिक कहते हैं। जबकि अगर हम बात करें पीआईओ यानी भारतीय मूल के व्यक्ति के बारे में, तो भारत में उन्हें कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर वो आवेदन कर सकते हैं, तब उन्हें नागरिकता मिलेगी। जबकि विदेशी भारतीय नागरिक की बात करें तो संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक था या उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना है उसमें होगा, तो उसे विदेशी भारतीय नागरिक वैसे रहेंगे तो उन्हें नागरिकता की अर्हता मिल सकती है। फिर कह रहा है इन्हें कौन-कौन से लाभ मिलते हैं। तो एनआरआई को सभी लाभ मिलते हैं जो सामान्य भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जबकि भारतीय मूल के व्यक्ति यानी पीआईओ को कोई भी विशेष लाभ नहीं मिलता है। जबकि विदेशी भारतीय नागरिक को एक एफआरआरओ व एफआरओ वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट, भारत में कितनी भी अवधि तक ठहराव के लिए छूट दिया जा सकता है। वीज़ा की बात करें तो एनआरआई लोगों को वीज़ा नहीं मिलता है, जबकि अगर हम बात करें यहाँ पे पीआईओ वाले को तो इन्हें वीज़ा मिलता है और ये जो है आपके विदेशी भारतीय नागरिक उन्हें जीवन भर बिना वीज़ा के वो आ सकते हैं।
मताधिकार की बात की जाए तो एनआरआई को मताधिकार का दे दिया गया है, जबकि पीआईओ को नहीं और ओसीआई को भी नहीं। अब अगर हम बात करें एलएम सिंघवी की बात करें तो एलएम सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की है। अब बात कर लेते हैं मूल अधिकारों की। तो भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो भाग 3 यानी अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। फिर कह रहा है संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। फिर कह रहा है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 13 है वह संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियम या कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है। फिर कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो मौलिक अधिकार के संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना अनुच्छेद 13 है। फिर कह रहा है भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक भारतीय संविधान में समानता का अधिकार है। फिर कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार के से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14। जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध ये अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 15 कहता है कि जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म के आधार पर विभेद नहीं होना चाहिए। इसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है अनुच्छेद 15 में। फिर कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 16 कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन। फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? तो लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता अनुच्छेद 16(1) और 16(2) बताता है। अब बात कर लेते हैं संवैधानिक उपबंध की। कौन से उपबंध है जो भारतीय नागरिक को प्राप्त है और जो भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है? तो अगर हम बात करें केवल भारतीय नागरिकों के उपबंध की, तो सबसे पहला है अनुच्छेद 15 जो कि कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध नहीं है। फिर बात है अनुच्छेद 16 की लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करना, संघ एवं सरकारी समिति, भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण और बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता, ये सब सिर्फ केवल भारतीय नागरिकों को है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये सब भारतीय नागरिक को है। जबकि भारतीय और विदेशी नागरिक दोनों को कौन कौन सी नागरिकता प्राप्त है? तो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 20 भी भारतीय और विदेशी दोनों को है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार भी दोनों का है। 21 ए शिक्षा का अधिकार भी दोनों को है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 भी दोनों को है। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अनुच्छेद भी दोनों का है, जो कि अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 का कहता है। फिर कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत है? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। फिर कह रहा है संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध भी है। किसके अंतर्गत? तो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत। फिर अनुच्छेद 18 का संबंध है उपाधियों के अंत से। फिर कह रहा है अनुच्छेद 19 तो इसमें भारतीय संविधान के में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। अनुच्छेद 19 का ए में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। इसका प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, लेकिन इसे अनुच्छेद 19 ए में डाला गया। फिर कह रहा है भारतीय संविधान में आर्थिक समानता समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 19 एक का ए के बारे में। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं हैं। अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 19 एक का ए में है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जबकि अनुच्छेद 19 एक का बी में है शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। अनुच्छेद 19 एक का सी में है संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। डी में है भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचारण का अधिकार। ई में है भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार। एफ में था आपका
संपत्ति का अधिकार जिसे हटा दिया गया है। तो जी में है कोई वृत्ति यानी कोई भी आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार। अब बात कर लेते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो यह जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 20 के सी में कहा गया है कि किसी भी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह नहीं बनाया जा सकता है। आप इसके लिए इसे बाध्य नहीं कर सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्त को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है, तो यह भी अनुच्छेद 20 कहता है कि उसे दोहरे दंड नहीं मिलने चाहिए और स्व अभिशासन होना चाहिए। अनुच्छेद 21 कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 21। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है, तो अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म भी सम्मिलित कर लिया गया है अनुच्छेद 25 में। फिर कह रहा है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं, तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन है, तो न्यायपालिका करता है इसका संरक्षण। फिर कह रहा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है, तो बंदी प्रत्यक्षकरण। संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार किस बाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ, तो केशवानंद भारती बनाम केरल बाद 1973 में संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया गया। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी के से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया, तो 44वें संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को इसे हटाकर वैधानिक अधिकार बना दिया गया। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो वैधानिक अधिकार। सूचना का अधिकार जो है यह एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है, तो 15(6) और 16(6) जो है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बारे में है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो मूल अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचार का अधिकार किसे उपलब्ध है, तो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। फिर कह रहा है कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार जो है वह राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। फिर कह रहा है बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया, तो 1976 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1) जो है अल्पसंख्यक को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान को स्थापित और संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्राप्त करता है। फिर कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा, तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अब एक बार सिंपली मूल अधिकार को समझ लेते हैं, तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में दिया गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में दिया गया, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28 में दिया गया, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में दिया गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया। फिर कह रहा है अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना और धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। तो ये थे आपके मूल अधिकार। अब अगर हम इसके बाद बात कर लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल करने का क्या उद्देश्य है, तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। फिर कह रहा है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि भाग 4 में है। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। फिर कह रहा है समान आचार संहिता। समान आचार संहिता के बारे में आपके बात की जा रही है यहाँ पे कि समान आचार जो संहिता है यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता जो है वो नीति निर्देशक तत्व है का भाग है। फिर कह रहा है नीति निर्देशक तत्व जो है वो क्या है, वाद योग्य है या नहीं, तो यह वाद योग्य नहीं है। अब बात कर लेते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में जो है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 43 के क में। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। पुरुषों और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है, तो अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है। राज्य के नीति निर्देशक
सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह किसने कहा था? तो केटी शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद को जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 जो है नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 37 जो है न्यायालय द्वारा नीति निर्देशक तत्व जो है परिवर्तनीय नहीं है, यह कहा गया है। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38(2) है आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 39 का क है पुरुष स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। जबकि 39 के ख में समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। अब अगर 39 के घ में बात करें तो 39 का घ पुरुषों और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन के बारे में कहता है। जबकि 39 का आड़ा जो है पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार व्यवस्था का दुरुपयोग न हो यह देखता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में बताया गया है, जबकि अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशा तथा प्रसूति सहायता के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 43 का क में उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों का भाग लेना बताया गया है। 43 के ख में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 46 में SC/ST दुर्बल वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के बारे में बताया गया। जबकि अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थ के उपभोग पर प्रतिबंध के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना, गाय, बछड़े तथा अन्य दुधारी पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास के बारे में बताया गया। 48 के क में पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक या स्थानीय वस्तुओं के संरक्षण के बारे में बताया गया। जबकि अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व को नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। अब बात कर लेते हैं मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तो किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? तो पूर्व सोवियत संघ यानी USSR से प्रभावित होकर भारत ने मूल कर्तव्य को भारतीय संवैधानिक प्रावधान में सम्मिलित किया। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? तो भाग 4 का ए में। और यह किस समिति के द्वारा हुआ? तो स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। फिर कह रहा है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल हुई? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976। फिर इसमें 11वां मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में। मूल कर्तव्य को मूलतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? तो नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य में। मूल कर्तव्य के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? तो नैतिक कर्तव्य है। फिर कह रहा है प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य में से एक है। प्राकृतिक पर्यावरण और वन्य जीव का संरक्षण करना भी मूल कर्तव्य है। फिर कह रहा है राष्ट्रीय महत्व के स्थान और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। फिर कह रहा है महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद के में वर्णित है? तो अनुच्छेद 51 का क का 5 में। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो केवल नागरिकों पर। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती 1985 से 86 को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। अब नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं। तो संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित है, की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाई को प्राप्त करे। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता-पिता और संरक्षक जो भी हो, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया है। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा था? तो विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। राष्ट्रपति से अगले वीडियो में देखेंगे। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।